एक ही छत के नीचे मेरे 5 शौहर, लाहौर का सच्चा वाकया। राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम मारिया है। मेरे खानदान में मेरी माँ और मैं थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद कई सालों पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मेरी माँ एक स्कूल में टीचर थी, जो काफी अच्छा कमाती थी। उनकी तनख्वाह से हमारे घर का खर्च चलता था, जबकि मेरी माँ घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं उस वक्त पढ़ रही थी, इसलिए मेरी माँ ने घर के काम के लिए एक लड़की को रख लिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और घर के सारे काम किया करती थी। मेरी माँ को इतना वक्त नहीं था कि वो घर के काम करती, और मुझे मेरी माँ ने बहुत लाड से पाला था। मैं शादी से पहले अपने घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ। मैं जवान हुई तो मेरी माँ ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हुई थी। मेरे शोहर की अच्छी जॉब थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद घर में परेशानियां आती चली गईं और मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए। हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। आज मेरे शोहर काम से वापस आए तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हारी शादी में बहुत नाच रही थी, और बहुत प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी जो तुम्हारे घर में काम किया करती थी, और उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने कहा, अच्छा आप नादिया की बात कर रहे हो, जो हमारे घर में काम किया करती थी? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे शोहर ने कहा, हाँ वही। मैंने आज तुम्हारी दोस्त को बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो तो हमारे घर में भी नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी मम्मी के घर के हालात तो मेरे अपने घर से भी ज्यादा अच्छे थे। आखिर मेरी मम्मी जॉब किया करती थी और उनकी बहुत अच्छी तनख्वाह भी थी। वो वहां पर बर्तन धोने के लिए आती थी। मैंने अपने शोहर से कहा कि नादिया का गाड़ी से क्या ताल्लुक, वो हमारे घर में तो नौकरानी बनकर रहा करती थी। आजकल तो इतनी महंगाई है और आप कह रही हैं कि वो बड़ी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे शोहर ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसे बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने शोहर की बात सुनकर हैरान हो गई। मेरे शोहर ने बताया कि शायद वो उसी मोहल्ले में रहती है। मैंने सोचा कि उसने अपना घर बदल लिया होगा। वो शादी से पहले मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, क्योंकि वो बचपन से ही हमारे घर में सफाई करने आती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बड़ी होती चली गई, उसे घर के सारे कामकाज अच्छे से करने आ गए, और मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। मुझे पता था कि हमारे घर में नौकरानी का काम करती है, इसलिए कभी कभी मैं उसे अपनी पुरानी चीजें भी दे दिया करती थी। और कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड आता था। मैं उसको कभी कभी अपने घमंड में आकर ये भी कह दिया करती थी कि मैंने तुम्हें ये चीज दी है, वो चीज दी है। अपनी दी हुई चीजों को कभी भी मुंह पर नहीं लाना चाहिए। शायद इसी बात की मुझे सजा मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जरा इससे बात करके तो देखूं और पूछती हूँ कि उसके हालात इतने कैसे बदल गए। लेकिन जब मैं उसके मोहल्ले में गई और मैंने पूछा, नादिया का घर कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो नादिया जो लोगों के घर में काम किया करती है। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि अगर वो बड़ी गाड़ी में फिरती है तो अभी भी लोगों के घरों में काम करने क्यों जाती है, या फिर शायद बहुत ज्यादा अमीर लोगों के घरों में काम करती होगी। लेकिन जितने भी अमीर घरों में काम कर लो, आपको कोई इतने पैसे तो नहीं देता कि आप उससे अपनी बड़ी सी गाड़ी खरीद सको। मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई थी, ये जानकर कि लोगों के घरों में काम करने वाली लड़की के पास गाड़ी भी है। और मेरा शोहर जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती। हमारे खर्चे तक पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे और चारों बच्चों के बहुत खर्चे थे। मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन वो अपने घर पर नहीं थी। पर मैंने उसका घर देख लिया था। जिस औरत से मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने मुझे कहा कि वो तो बड़ी अजीब सी लड़की है। आपकी क्या लगती है, क्या आप उसकी कोई रिश्तेदार हो या उसकी कोई दोस्त हो? उसने मुझे जिस तरह से देखा था, अगर मैं उससे कहती कि हाँ मैं उसकी रिश्तेदार हूँ, तो वो कहती कि फिर तो आप भी बड़ी अजीब हो। फिलहाल मैंने उससे कहा कि वो मेरी दोस्त है और बचपन से ही हमारे घर में काम किया करती थी। उसने कहा कि हाँ वो काम तो करती है लोगों के घरों में, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब सी हैं। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं, ना जाने वो कहाँ से इतने पैसे कमाती है। इतने पैसे होने के बावजूद भी वो लोगों के घरों में काम करती है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी दोस्त लोगों के घरों से चोरियां करती होगी, तभी तो उसके पास इतने पैसे आ गए हैं।
मैंने कहा कि आपको किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी पता नहीं था कि नादिया आखिर क्या करती है और क्या नहीं करती। वो मेरी दोस्त थी, इसलिए मेरा इतना हक तो बनता था कि अगर कोई मेरी दोस्त की बुराई कर रहा है तो उसको मैं ये बता सकूं कि आप उसकी बुराई करके गलत कर रही हो। उसकी बुराई नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। मैं 2 दिन के बाद फिर से उसके घर गई। इस बार तो वो मुझे मिल ही गई थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैंने कहा कि बस आ ही गई तुम्हारी याद। अब तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो? वो मुझसे बहुत मुस्कुराकर कहने लगी। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहने लगी मैंने तुम्हें 7 साल बाद देखा है। मैंने उससे कहा कि क्या बताऊं यार, बस बच्चों में घिर कर रह गई हूँ। 4 बच्चे हैं मेरे पास, इसलिए हमेशा उनमें मसरूफ रहती हूँ। आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आई हूँ। आज मेरे शोहर की छुट्टी थी, इसलिए बच्चों को उनके पास छोड़कर आई हूँ। कहीं लेकर जाती हूँ तो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए बच्चों को घर ही छोड़कर आई हूँ। और सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। उसने कहा कि अब अंदर आ जाओ। जैसे ही मैं घर के अंदर आई तो मैं हैरान रह गई कि उसके हालात तो मेरे घर के हालात से भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। उसके घर में एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी और एक एसी भी लगा हुआ था। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है? मैं तो तुम्हारा घर देखकर हैरान ही रह गई हूँ। और मैंने सुना है कि तुम अभी भी लोगों के घरों में काम करती हो। मैं बहुत सोच समझकर बोल रही थी कि कहीं नादिया को मेरी किसी बात का बुरा न लग जाए। कभी वो ये सोचने लगे कि ये मेरी दोस्त होते हुए मेरे ऐशो आराम से जल रही हैं या फिर खुश नहीं है। कभी वो ये सोचने लगे कि तुम तो नौकरानी हो और तुम लोगों के घरों में काम करती हो, और फिर भी तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया है कि तुम्हारे घर में हर चीज है। मैंने बस इतना कहा कि तुम काम तो अभी भी नौकरानी का ही करती हो ना, फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? या फिर तुम किसी बहुत अमीर घर में नौकरी करती हो? तब उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरान ही रह गई। वो कहने लगी कि मैं एक ही घर में काम करती हूँ और मैंने अपनी कमाई से ही ये सब कुछ किया है। नादिया मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी। मैं उनको अपनी माँ की तरह ही समझती थी। उन्होंने भी मुझे हमेशा बेटी जितना ही प्यार दिया। जब तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, उसके बाद तुम तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई थी। पर जिंदगी में तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था। तुम्हें तो पता है मैं बचपन से ही बेसहारा हूँ। मेरा अपना कोई भी नहीं है। मैं बस इसी तरह से लोगों के घरों में काम करती रही और फिर मुझे एक बहुत ही अमीर घर में काम करने के लिए नौकरी मिल गई। वो एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर 5 भाई रहते हैं और उनकी माँ है। वालिद उनके काफी सालों पहले ही मर चुके थे, इसलिए पूरे घर में माँ ही की हुकूमत चलती है। उन्होंने ही अपने बेटों की शादियां भी अपनी मर्जी से करवाई थी। और सबसे अजीब तो ये है कि 5 भाइयों के पास अभी तक कोई औलाद नहीं है। वो लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे हैं, जबकि 5 बहुएं भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी बहन का कहा नहीं टाला और अपनी बहन की बेटियों को अपनी बहू बना लिया। और तुम कभी उनके बेटों की बीवियों को देखोगी तो तुम हैरान रह जाओगी। उनके 5 लड़के देखने में बहुत स्मार्ट हैं और वो 5 बहनें जो उनकी बीवियां हैं वो तो बहुत ही काली हैं, जिनको देखने का भी दिल ना करे। मैंने उससे कहा कि ऐसा भी होता है? वो मुझसे कहने लगी हाँ होता है। बड़ी मैडम ने अपनी बहन को जबान दी थी। उन्होंने अपनी बहन की 5 बेटियों को अपने घर की बहू बना लिया और वो 5 ही ना किसी काम की हैं और ना ही किसी को खाना बनाना आता है और ना ही किसी के अंदर कोई अकल है। पढ़ी लिखी तो सब हैं और डिग्रियां भी सबके पास हैं, लेकिन आता जाता तो कुछ भी नहीं है। मैंने नादिया से कहा कि नादिया, क्या वो लोग तुम्हें ज्यादा पैसे देते हैं? उसने मुझसे कहा कि हाँ, वो लोग मुझे 40,000 रुपये महीना देते हैं। उनका घर बहुत बड़ा है, इसलिए उस घर के काम भी बहुत ज्यादा होते हैं और इतने बड़े घर का काम करने के लिए हर कोई नौकरानी राजी नहीं होती। मैंने उससे कहा कि तुम 40,000 रुपये महीना कमाती हो तो तुमने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? अभी भी मुझे नादिया की बात समझ में नहीं आ रही थी। नादिया मुझसे कहने लगी, क्या तुम मेरा राज जानने के लिए ही यहाँ आई हो? मैंने कहा हाँ, मुझे भी तो बताओ अपने बारे में। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। फिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने उसको बताया कि मेरे शौहर सरकारी नौकरी करते हैं, ज्यादा अच्छी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में फायदे तो होते ही हैं। फिर भी हमारा घर ठीक से नहीं चलता। बहुत तंगी की बात करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों का खर्च भी पूरा नहीं होता। एक तरफ बच्चों का खाना पीना और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई की फिक्र लगी रहती है। स्कूल ट्यूशन की फीस में भी काफी परेशानी आती है। जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं रही है और जिंदगी में कोई सुकून भी नहीं है। नादिया मुझसे कहने लगी,
जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी और सुकून भी। मैंने उसे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, पहले इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो मुझे एक कमरे में ले गई, शायद वो उसका रूम था, बेडरूम था। बेडरूम में भी बहुत अच्छा और महंगे वाला फर्नीचर पड़ा हुआ था और उधर भी एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी और एक तरफ बहुत बड़े और खूबसूरत सोफे पड़े हुए थे। कमरे की सजावट कमरे की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे और कमरे में हर तरह की सहूलियात मौजूद थी। मैं उसके कमरे को और पूरे घर को देखकर काफी खुश हुई। उसके कमरे में हर तरह की कीमती चीजें मौजूद थी। शायद उसको ऐसी चीजों का शौक था और उसके पास बहुत सारा मेकअप का सामान था जिसको देखकर मैं हैरान रह गई थी। जो लड़की कभी मेरे पहने हुए कपड़ों को पहनती थी और जो मेरा इस्तेमाल किया हुआ मेकअप लगाती थी, आज उसके पास इतना बहुत सारा मेकअप देखकर मैं तो दंग ही रह गई थी। अभी भी उसने मेकअप किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए और मेरे 4 बच्चे भी हो गए। उसको 7 साल बाद देखने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी पहले जैसी ही है। जब औरत माँ बनती है तभी उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, वरना जिन औरतों को घर गृहस्थी की टेंशन नहीं, उन पर शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक एल्बम उठाकर ले आई और कहने लगी कि तुम इसको देखो, फिर मैं तुम्हें बाकी की बात बताऊंगी। जब मैंने एल्बम खोलते ही उस एल्बम की पहली फोटो को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। उस फोटो में उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था जिनकी शक्ल कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो तो बहुत उम्र दराज आदमी लग रहा था। मैंने नादिया से कहा, नादिया तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब तुम्हारे शोहर कहाँ हैं? हो सकता है काम पर गए होंगे। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। लेकिन जब मैंने आगे की एल्बम खोली तो उसको देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। दूसरी तस्वीर में भी नादिया खड़ी हुई थी और उसके साथ में जो आदमी खड़ा था वो कोई और था। इसी तरह जब मैंने एक और तस्वीर देखी तो उसमें भी नादिया के साथ कोई और आदमी खड़ा हुआ था। उसके बाद जब मैंने चौथी बार तस्वीर को देखा तो उसमें भी नादिया के साथ कोई चौथा लड़का खड़ा था। वो बहुत कम उम्र का लड़का लग रहा था। फिर मैंने एल्बम का एक और वर्क पलटा तो उसमें भी नादिया खड़ी थी, लेकिन उसके साथ कोई और मर्द था। उन 5 आदमियों के साथ एक ही लड़की खड़ी हुई थी, वो थी नादिया। मैंने नादिया से कहा, नादिया ये सब कुछ क्या है? मैं बुरी तरह से हैरान हो गई थी क्योंकि नादिया मेरी बात पर हंस रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी इस हरकत पर हंसूं या तुमसे कोई और सवाल करूं। बताओ मैं क्या करूं? ये कैसे हो सकता है कि तुम एक ही साथ 5 लोगों से कैसे शादी कर सकती हो? उसने मुझसे कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हूँ। दुनिया में 2 ही लोग कामयाब होते हैं, जो पहले ही खानदानी अमीर होते हैं या फिर वो जो अपनी चालाकी से अपना काम निकालते हैं। मैंने उसे कहा, बातों को कितना घुमा रही हो, जल्दी जल्दी मुझे सब कुछ बता दो ताकि मैं समझ सकूं ये सब कुछ क्या है। आखिर तुमने एक ही वक्त में 5 लोगों से कैसे शादी की है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन नादिया तो हैरान पर हैरान किए जा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ और फिर मैं खाते खाते तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे सब बता दो जल्दी से, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मेरी इस बात पर वो हंसने लगी और किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई और खाने का सामान लेकर आई तो वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो चाय के साथ काफी सारी वैरायटीज का नाश्ता भी लेकर आई थी। पिज्जा, नमकीन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स और ना जाने कितनी तरह के आइटम्स वो लेकर आई थी। मैंने उससे कहा, ये सब कुछ क्या है? मैं सब कुछ तो नहीं खा सकती। तो वो कहने लगी, जितना खाया जाए खा लो, बल्कि तुम जी भर के खा लो। आखिर तुम इतने दिनों के बाद मेरे घर पर आई हो, अब पता नहीं तुम दोबारा कब मेरे घर आओगी भी या नहीं। और खाते खाते मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, बताओ। मैंने खाना शुरू किया और उसकी तरफ देखने लगी। तब उसने मुझे बताया कि ये जो 5 आदमी तुम देख रही हो ना, मैंने उन 5 के साथ सच में शादी कर रखी है और इस बात को पूरे 5 महीने हो चुके हैं। इनकी बीवियों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और इनको आपस में भी इस बात का नहीं पता कि मैंने इन सब के साथ शादी की हुई है। ये सब समझते हैं कि मैं ही इनकी बीवी हूँ। इनको इनकी बीवियों से बच्चे नहीं हो रहे थे और उन्होंने मेरे साथ शादी बच्चे पैदा करने के लिए की है। मैंने उन 5 को बड़ी मुश्किल से पटाया है। तुम्हें तो पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, आसानी से ही मेरे ऊपर कोई भी फिदा हो जाता है। लेकिन ये लोग अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा डरते हैं और मुझे इस सब को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इतनी मेहनत की है
कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। किसी को मेरी खूबसूरती पसंद थी तो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया, और किसी को बच्चों का शौक था तो उसको बच्चों का लालच देकर बड़ी मुश्किल से फंसाया और समझाया कि बच्चों से ही तो जिंदगी होती है, बच्चों के बगैर तो अपने खानदान का नाम ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो मेरी खूबसूरती पर फिदा होता था उसके आगे तैयार होकर घूमती फिरती थी। और उनमें से ही तीसरे नंबर वाला तो बहुत ज्यादा समझदार था। उसने मुझसे कहा कि शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा भी हो जाएगा, और मैं बच्चा लेकर तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि उसको सिर्फ बच्चा चाहिए था। और उसने कहा कि उस बच्चे को मेरी बीवी अपना लेगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और चौथे नंबर वाला, जिसकी जवानी की शुरुआत हुई थी, वो तो मुझ पर पहले से ही फिदा था। और पांचवें नंबर वाला भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। और मजे की बात तो ये है कि ये पांचों एक ही घर में रहते हैं और पांचों सगे भाई हैं। और मैंने इन पांचों से ही शादी कर ली। और ये शादियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी। जिसे बच्चा चाहिए था उसको बच्चा दे दिया जाता, और जिसको मैं खूबसूरत लगती थी वो अपनी हविस पूरी करना चाहता था। और वो चौथे नंबर वाला भाई, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो तो अपना दिल हार बैठा है मुझ पर, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहकर नादिया हंसने लगी। मैंने नादिया से कहा, नादिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, ये तो गलत बात है ना? या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। एक औरत एक ही वक्त में 5 मर्दों को कैसे फंसा सकती है? वो मुझसे कहने लगी कि मुझे पता है तुम्हारी मेरी बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि क्या इन पांचों भाइयों को आपस में नहीं पता कि तुम एक लड़की हो? उसने मुझसे कहा कि अभी तक तो उन पांचों में से एक को भी इस बारे में नहीं पता। मैंने उससे कहा, तुम ये सब कुछ करके क्या करोगी? वो मुझसे कहने लगी, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, तुम मेरी पूरी बात सुनोगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सोचने लगी कि आखिर पूरी बात क्या हो सकती है, आखिर इस सब का क्या मतलब हो सकता है। ये औरत जो कुछ भी कर रही है वो पूरे तरीके से गलत था और किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। आखिर ये मुझे आगे क्या बताने वाली है? इससे पहले कि वो मुझे पूरी बात बताती, उसको किसी की कॉल आ गई और वो उससे बातें करने में मसरूफ हो गई। उसको बातें करते हुए 1 घंटा हो गया था। मैं बोर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। मुझे अब घर वापस भी जाना था क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। जब उसने फ़ोन रख दिया तो मैंने उससे कहा कि अब मुझे जाना होगा। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी पूरी बात सुनकर जाओ। मैंने नादिया से कहा कि फिर कभी सुन लूँगी, मेरे शौहर बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी मैं उनके पास बच्चों को छोड़कर आई हूँ। बच्चे उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होंगे। मैं दोबारा आऊँगी। नादिया मुझसे कहने लगी, चलो जब तुम दोबारा आओगी तो तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा। मैंने उससे कहा, क्या मतलब है? अगर तुम मुझे दुआ दे रही हो तो सच्चे दिल से मुझे दुआ देना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। नादिया कहने लगी, नहीं, मुझे तुमसे कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और अब तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल भी बुरी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात सुनकर उसको गले से लगा लिया और अपने घर आ गई। घर आई तो मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुझे शौहर को नहीं बताना चाहिए था। उन्होंने ये सुनते ही मेरे ऊपर खूब डांट लगाई और कहने लगे कि तुम्हारी दोस्त ऐसी है तो तुम उसके घर अब दोबारा कभी नहीं जाओगी। पता नहीं कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी पकड़ लेंगे। दुनिया में ऐसी भी औरतें होती हैं। और कहने लगे, मैं तो कहता हूँ कि तुम उन पांचों भाइयों की माँ को जाकर बता दो कि वो एक लड़की तुम्हारे बेटों को अपने जाल में फंसा रही है। मेरे शौहर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अपने शौहर को कभी अपने जानने वालों के बारे में मत बताना। सच्चाई जानने के बाद तुम तो शायद उनको माफ कर दोगी, लेकिन तुम्हारा शौहर कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा और हमेशा तुम्हें उन्हीं लोगों के ताने देता रहेगा। आज मुझे अपनी माँ की ये कही हुई बात याद आ रही थी। मुझे अपने शौहर को नहीं बताना चाहिए था। मामला रफा दफा करने के लिए मैंने अपने शौहर से कहा कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसकी बात वहाँ जाकर बताएंगे। मैं बस कभी अब दोबारा उसके घर नहीं जाऊंगी। मेरे शौहर कहने लगे कि हाँ ठीक है, बस अपना घर संभालो और अपने बच्चों को संभालो। मैं अपने शौहर से तो नहीं कह पाई, लेकिन अपने मन में सोच रही थी कि मुझे नादिया के घर दोबारा जाना होगा। मैं उसके घर दोबारा जाना चाहती थी क्योंकि मैंने अभी नादिया से पूरी बात नहीं सुनी थी। मैं अभी उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहती थी और उसने मुझसे कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی جس سے میری پریشانی حل ہونے والی تھی۔ اس لیے میں ضرور نادیہ کے گھر دوبارہ جانا چاہتی تھی، پر مجھے اب اس کے گھر جانے کا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ پہلے تو میں اپنے شوہر کے پاس بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب مجھے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑتا، اس لیے میرے لیے اب اس کے گھر جانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ پر میں ہمت کر کے اپنے بچوں کو نادیہ کے گھر لے کر گئی۔ اپنے بچوں سے تو میں آدھے راستے میں ہی تنگ آ گئی تھی، وہ مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رہے تھے۔ میرے بچے بہت چنچل تھے، کبھی دکان کو دیکھ کر کوئی چیز مانگتے، ایک کا ہاتھ پکڑتی تھی تو دوسرا بھاگ جاتا تھا۔ وہ بیچارے بھی کیا کرتے، گھر میں کھانے کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ باہر کی چیزوں کو دیکھ کر مجھ سے ان کو لینے کی ضد کیا کرتے تھے اور میں چیزیں خرید ہی نہیں پاتی تھی۔ بچے کبھی جوس، بسکٹ، ان سب چیزوں کی ضد لگا لیا کرتے تھے، لیکن ہمارا گزارا تو صرف 2 وقت کی روٹی سے بھی مشکل سے ہو پاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں ان کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچی تو اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت مجھ سے کہنے لگی، نادیہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں پر چلی گئی ہے اور اپنا تھوڑا بہت سامان بھی یہاں سے لے گئی۔ مجھے اس عورت کی بات سن کر نادیہ پر بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ میں بہت مشکل سے اس کے گھر تک پہنچی تھی اور وہ مجھے یہاں پر مل بھی نہیں پائی۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ تبھی اس عورت نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ آپ کا نام ماریا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں ماریا ہی ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ نادیہ آپ کے لیے خط دے کر گئی ہے اور مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ ایک ماریا نام کی لڑکی مجھ سے ملنے آئے گی تو اسے یہ خط دے دینا۔ میں نے اس عورت کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا، شاید اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں گھر چلی گئی، جب میں نے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس میں اس کا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا اور کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس پر کال کی، کال ہوتے ہی اس پر نادیہ بول رہی تھی۔ میں نے نادیہ سے کہا میں ماریا بول رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں تو تمہاری کال کا 1 ہفتے سے انتظار کر رہی ہوں، یہ خط میں تمہارے لیے 1 ہفتہ پہلے چھوڑ کر گئی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤ گی، لیکن تم نے مجھے بہت دنوں میں کال کی۔ میں نے کہا یار مجھے آنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تمہیں تو پتہ ہے نا بچے کتنا پریشان کرتے ہیں، اور یہ بتاؤ تم کہاں پر چلی گئی ہو؟ نادیہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں وہیں چلی گئی ہوں جہاں پر میں جانا چاہتی تھی، میں اب کبھی یہاں پر واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ سے کہا لیکن تم میرے گھر جاؤ اور وہاں پر مین گیٹ پر ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، اس کھڑکی کو کھولنا، اس میں میرے گھر کی چابی رکھی ہوئی ہے، وہ پورا گھر بھی اور اس گھر پر رکھی ہوئی ہر چیز وہ سب کچھ اب تمہارا ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہو، کیسی پاگل پن والی باتیں کر رہی ہو؟ نادیہ مجھ سے کہنے لگی تم میری اکلوتی دوست ہو، تم جانتی ہو تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، جبکہ ہم دونوں کا بچپن بھی ساتھ ہی گزرا ہے، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی جوان ہوئے، میرا بچپن سے ہی کوئی نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں اپنی بہن اور تمہاری ماں کو مانتی ہوں، اس لیے میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اب میں وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی اب تم اپنی زندگی میں خوش رہو، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خوب ساری ڈانٹ لگائی، کیونکہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر دوبارہ سے گئی تھی، اور کہنے لگے کہ تمہاری دوست تمہیں پاگل بنا رہی ہے اور تمہیں پھنسانا چاہتی ہے تاکہ تم اس کے گھر میں جاؤ، اور جن لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہی تھی وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں اور تمہارے بچوں کو بھی پکڑ لیں اور ساتھ ہی مجھے بھی جیل بھجوا دیں۔ اس کی بکواس سننے کے لیے بالکل تیار مت ہونا، ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا کہ اپنا اتنا بڑا اور عالی شان گھر کسی کے نام کر دیں، وہ بھی فری میں۔ اور اب تم کان کھول کر سن لو، اب تو تم اپنی دوست کے گھر چلی گئی ہو، لیکن اب دوبارہ سے اپنی دوست کے گھر مت جانا، میں تمہیں اب اس کے گھر جانے نہیں دوں گا۔ میرے شوہر نے اب مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، لیکن میں اب کی بار پھر سے اس کے گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکلتے ہی بچوں کو لے کر نادیہ کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی تو اس کی گیٹ کی ونڈو کھولی جس کے بارے میں اس نے مجھے فون پر بتایا تھا، تو وہ کھولتے ہی اس میں تو سچ میں ہی چابی رکھی ہوئی تھی۔ اس چابی سے میں نے گھر کا دروازہ کھولا، گھر کا سامان ویسے ہی موجود تھا، صرف نادیہ کا اپنا سامان نہیں تھا، جیسے کپڑے وغیرہ، باقی ٹی وی، بیڈ، اے سی سب کچھ وہیں کا وہیں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں بیڈ روم میں گئی تو وہاں بھی سارا کا سارا سامان موجود تھا۔ نادیہ نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ اب یہ گھر تمہارا ہے، اور جبکہ گھر کی چابی بھی میرے پاس تھی، جبکہ آس پڑوس کے لوگوں کے لیے تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ
کہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کو یہاں پر بلا لینا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلا لیا اور دوبارہ سے اسی نمبر پر نادیہ کو فون ملایا۔ اب میں نے نادیہ سے کہا کہ تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیوں کیا ہے؟ جو بات اس نے مجھے بتائی تو اس کو سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر اب تمہارا ہو چکا ہے، اور یہ بات سچ تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیسے ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا جو لوگ یہاں اس گھر میں رہتے تھے وہ اپنا مکان بیچ کر یہاں سے چلے گئے، اور یہ گھر بھی ان کا اپنا ہی تھا، اور یہ گھر اب میرا ہو چکا تھا۔ جب میں اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر صرف سامان ہی نہیں بلکہ بیڈ پر گھر کے کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہ گھر میرے نام ہو چکا تھا۔ میرے شوہر اس قدر حیران رہ گئے تھے کہ ان کی تو زبان آنی بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے نادیہ کو بہت برا بھلا کہا تھا، اس کے خلاف بہت باتیں بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری دوست کسی دن تمہیں پھنسوا دے گی، وہ بہت خراب لڑکی ہے۔ لیکن اب میرے شوہر کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو تھے، جبکہ میرے اپنے گھر میں تو سوائے بیڈ کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو مجھے سب کچھ مل گیا تھا۔ نادیہ نے مجھے فون پر بتایا کہ میں اب تم سے دوبارہ فون پر بات نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں اپنا نمبر بند کرنے والی ہوں اور آخری بار تم سے فون پر بات کر رہی ہوں۔ اس نے اب مجھے ساری سچائی بتائی شروع سے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ان 5 بھائیوں سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ان 5 کو بے وقوف بنا کر وہ تصویر کھنچوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ان فوٹوز کے لیے بہت محنت کی تھی اور وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی، میں اپنی زندگی کیسے گزارتی؟ اب میرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا، تو تم اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ میں کہیں نوکری کرنے جاتی تھی تو لوگ مجھے طرح طرح کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ تمہیں تو پتہ ہے میں نے اپنی جوانی میں بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی، لیکن میں جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہاں کے مرد مجھے درندوں کی طرح گھورا کرتے تھے، جن سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، میرا اپنا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ بھلے ہی میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی عزت سے پیسہ کما سکوں، لیکن مجھ میں کوئی ہنر نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، میں تو صرف نوکرانی کے ہی کام کے لائق تھی۔ اب میں اپنی تقدیر سے بہت پریشان ہو گئی تھی، لوگوں کی گندی نظروں سے بچ کر اب میں تھک چکی تھی۔ جب لوگ مجھ پر اور میری خوبصورتی پر گندی نظر ڈالنا ہی چاہتے تھے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اب اپنی خوبصورتی سے ہی اپنا بھروسہ بناؤں گی۔ تمہیں نہیں پتہ ہے ماریا، میں نے اپنی زندگی کتنی کانٹوں سے ہو کر گزاری ہے۔ دن میں ایک گھر میں کام کے لیے چلی گئی جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، یہ انہی کے 5 بیٹے تھے۔ یہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے، طرح طرح سے میں نے ان 5 بھائیوں کو پھنسا لیا اور ان 5 کو ہی محبت سے ہی جھوٹے وعدے کیے۔ کسی نے مجھے خوبصورتی سے اپنایا تو کسی نے مجھے اولاد کی لالچ میں اپنایا، تو کسی نے میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے مجھے اپنایا، لیکن کوئی بھی مجھے دل سے نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ میں نے ان کو اپنی جھوٹی باتوں میں لے لیا اور ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ وہ جھوٹی تصویریں بھی کھنچوا لی۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کو وہ تصویریں دکھا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا، بلکہ میرے پاس وہ وائس ریکارڈنگ بھی تھی جس میں وہ مجھے جانے من جان اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، اور ان لوگوں سے خوب سارے پیسے لینے شروع کر دیے۔ میں نے ان بھائیوں سے 1 کروڑ کی ڈیل کی تھی، جبکہ 5 بھائی اپنی بیویوں سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کی سچائی ان کی بیویوں کے سامنے لے کر آؤں، اسی لیے ڈر کی وجہ سے انہوں نے میری ڈیمانڈ کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور اپنی چالاکی سے میں نے اپنی سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ 5 بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہم سے کتنی بھی قیمت لے لو لیکن ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ میں کون سا ان کے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتی تھی، میں بھی تو اپنا مطلب نکال کر ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہتی تھی، اور میں نے ویسا ہی کیا۔ میرا مقصد اب پورا ہو گیا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اب میری ضرورتیں آرام سے پوری ہو جائیں گی۔ اب میں دوسرے ملک جا چکی ہوں اور میں کبھی اب پاکستان واپس نہیں آؤں گی، اسی لیے یہ سب کچھ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری پریشانی کے بارے میں پتا تھا
तुम ही मेरी दोस्त हो जिसको मैं अपना ही सब कुछ दे सकती थी। मैं चाहती तो ये सब कुछ बेचकर उसके बदले में पैसे लेकर भी यहाँ से जा सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास हुआ था। मैं नहीं चाहती थी जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ऐसे ही तुम भी अपनी ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारे पास तो तुम्हारे अपने बच्चे ही हैं और तुम्हारा शोहर भी है जो कि तुम्हारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती थी। अब ये सब कुछ तुम्हारा हो गया है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर किसी शरीफ लड़के से शादी कर लूंगी और अपनी आने वाली जिंदगी को अंजाम दूंगी। मैं अपना गुजरा हुआ कल भूल जाना चाहती हूँ। अब मेरे पास इतना पैसा है कि अच्छे रिश्ते खुद चलकर मेरे पास आएंगे और शायद इसी पैसे की वजह से मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वो सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे बच्चों का। मैं नादिया की ये पूरी कहानी सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उसकी अकल की दाद दी। वैसे तो जो भी उसने किया था वो गलत था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए आपको सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। जबकि नादिया तो अकेली लड़की थी, वो अपनी ज़िंदगी किसी के सहारे गुजारती। अगर वो सब कुछ ना भी करती तो फिर क्या करती, या फिर वो कोई और गलत काम करती, या फिर वो अपने जिस्म को बेचती। लेकिन इस तरह से भी वो पैसे कमा सकती थी। लेकिन उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और जिन लोगों के साथ ये हुआ उनके साथ ये होना ही चाहिए था। वो भी तो उसकी खूबसूरती में पागल हो गए थे, क्योंकि वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे थे, अपनी बीवियों के पीठ पीछे चक्कर चला रहे थे। मैं तो वैसे भी ऐसे मर्दों के खिलाफ हूँ जो अपनी बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों पर नजर रखते हैं। इसलिए नादिया ने उनके साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया था और अपनी जिंदगी संवार ली थी। अब वो बहुत दूर चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। मुझे डर है कि कहीं किसी को नादिया के बारे में पता चल गया तो वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी नादिया से जान छुड़ाना चाहते थे। और वैसे भी वो लोग अगर नादिया के बारे में बताएंगे तो उनकी ही बदनामी होगी, इसलिए वो लोग होशियारी से काम लेंगे। मैं हमेशा ही नादिया की अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करती हूँ। आखिर वो बहुत अच्छी दोस्त साबित हुई और उसने अपनी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी। एक पल में ही मेरी ज़िंदगी पलट गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसे पलटेगी। एक ऐसे इंसान मेरी मदद करेगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर वो भी किसी की मदद कर सकती है। मैंने उसके साथ बचपन में अच्छा नहीं किया था, ये सोचकर मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, क्योंकि अब वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही होगी। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पास अपना घर है, घर का सामान है, मेरे शौहर की तनख्वाह में घर का खर्च अच्छे से चल जाता है और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका है।